कश्मीर मुद्दे का ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। हम शुरू करेंगे 1947 में। 1940 भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटिशों के वापस चले जाने के बाद कश्मीर का मुद्दा विश्व पटल पर उभरा। यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ अंग्रेज ये देश के छोड़े गए, वापस चले गए, तब से ये कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है। उपमहाद्वीप के विभाजन से पहले कश्मीर के शासकों के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होकर कश्मीर के भविष्य का फैसला करने का विकल्प था। मतलब कि जो कश्मीर का राजा था उसके पास एक विकल्प था कि वो कश्मीर या भारत वालों को दे या पाकिस्तान वालों को दे। कश्मीर के महाराजा ने भारत में शामिल होने का विकल्प चुन लिया और इस तरह भारतीय संघ में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अब देख लो, मतलब जो कश्मीर का महाराजा थे, राजा थे, उन्होंने भारत में शामिल होने का विकल्प चुन लिया था और भारत में और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस निर्णय का पाकिस्तान सरकार ने इस आधार पर विरोध किया कि राज्य की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी। अब देख लो पाकिस्तान किस तरीके से उसको अपने हाथ में अपने देश में लेना चाहते थे। क्या बोलती है कि अधिक राज्य मुस्लिम आबादी। 1948 में कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया था। कब छिड़ गया था? 1948 में, मतलब आज़ादी के एक साल बाद फिर। अब सोच लो, 1947 से पहले लोग अंग्रेज़ों को भगाने में लगे थे और जब अंग्रेज़ चले गए तो इन्होंने फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद मामले को संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया। कश्मीर मुद्दा न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता से भी जुड़ा है। कश्मीर मुद्दे का दक्षिण एशियाई सुरक्षा और विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान संबंधों पर, भारत पाक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनकी गहन जांच की जानी चाहिए। इस मुद्दे को वस्तुपरक रूप से समझने के लिए इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाना अनिवार्य है। कश्मीर समस्या की उत्पत्ति ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य 1947 में भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र संप्रभु राज्यों में विभाजित हो गया था। यह तय किया गया था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान और गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्र भारत का गठन करेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत उपमहाद्वीप में 560 से अधिक रियासतें थीं। कितनी थी? 560 से अधिक रियासतें थीं। किसमें? सिर्फ भारत में। यह 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था जिसने भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण का प्रावधान किया था। सर्वोच्च उत्तराधिकारी सरकारों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, बल्कि 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दी गई थी, जिससे भारतीय राज्य अपने भाग्य के स्वामी बन गए। वे एक या दूसरे डोमिनियन में शामिल हो सकते थे या उपयुक्त समझौते करके स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते थे। मतलब देख लो, अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी डोमिनियनों के साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना
भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंट बैटन ने यह तय करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे कि किसी रियासत को किसी दो डोमिनियन में शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा आमतौर पर भौगोलिक स्थिति और सांप्रदायिक हित आदि ऐसे कारक होंगे जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद भारत से सटे हुए राज्य जिनमें गैर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वे राज्य जिसमें गैर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी भारत में शामिल हो गए, जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़ अपवाद थे। जबकि पाकिस्तान से वे सटे हुए राज्य जिनमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी पाकिस्तान में शामिल हो गए। मतलब देख लो, जो भारत से नज़दीक राज्य थे जैसे कि हैदराबाद जूनागढ़ ये सब शामिल हो गए, और जिनमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। कश्मीर के महाराजा स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे लेकिन वे तुरंत निर्णय नहीं ले पाए। इस बीच कश्मीर में भारतीय सैनिकों के आने और मुस्लिम आबादी के विद्रोह के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इससे अंततः भारतीय दबाव का मार्ग प्रशस्त हुआ और महाराज ने 26 दिसंबर को विवादास्पद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अक्टूबर 1947 26 सितंबर यह लॉर्ड माउंटेन बेटन के पत्र पर नज़र डालना प्रासंगिक होगा जिन्होंने महाराजा को लिखा था तथा उन्हें अपने विलय के अनुरोध को स्वीकार किए जाने की सूचना दी थी। महामहिम द्वारा उल्लेखित विशेष परिस्थितियों में मेरी सरकार ने कश्मीर राज्य के भारत में विलय को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। उनकी नीति के अनुरूप कि किसी भी राज्य के मामले में जहां विलय का मुद्दा विवाद का विषय रहा, विलय के प्रश्न का निर्णय राज्य के लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। यह मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाए और उसकी धरती पर से आक्रमणकारियों को हटा दिया जाए, राज्य के लिए विलय के प्रश्न को लोगों के समक्ष संदर्भ के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। ये किसने लिखा? लॉर्ड माउंटबेटन के पत्र के अनुसार। प्रारंभिक इतिहास। बौद्ध धर्म को कश्मीर घाटी में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा पेश किया गया था। लगभग 4 शताब्दियों तक बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ और पहली शताब्दी ईस्वी में कनिष्का द्वारा इसे और मजबूत किया गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुडों ने घाटी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। हुडो क्या है मुझे ये नहीं पता चल रहा है, आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद भारत में उज्जैन साम्राज्य ने विक्रमादित्य के साथ कश्मीर पर अपना नियंत्रण बनाया। 697 से 738 ईस्वी के दौरान हिंदू शासकों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मिलाकर ललितादित्य के नेतृत्व में एक नया राजवंश स्थापित किया। अब ये कब की बात है? मतलब कश्मीर में बौद्ध धर्म थी, उसको मिलाकर ललितादित्य के नेतृत्व में एक नया राजवंश स्थापित किया गया। ललिता
दित्व के आज भी सबके प्रसिद्ध हिंदू राजाओं में से एक माना जाता है। 4 मुस्लिम शासन की शुरुआत 1339 में कश्मीर में मुस्लिम शासन की नींव तब पड़ी जब तिब्बती रियानचिन शाह ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुस्लिम नाम सदरुद्दीन अपना लिया। अब देख लो कितनी बड़ी इसको। उनकी मृत्यु के बाद स्वात के शाहमीर ने शमसुद्दीन नाम अपनाया और कश्मीर के पहले सुल्तान बने। कौन है? शाहमीर। कश्मीर की गद्दी पर शाहमीर का आसीन होना राज्य में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही इस्लामी शक्ति की जीत नहीं थी। यह वास्तव में उन लोगों के स्वतंत्रता संग्राम की जीत थी जो हिंदू राजाओं के कुशासन के कराह रहे थे। 5 मुसलमानों का शासन न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक वरदान के रूप में आया। इसमें कश्मीर में इस्लाम को लोकप्रिय बनाया जिसने लोगों की सोच और जीवन के प्रति उनके पूरे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव किया। राजनीतिक कश्मीर राजनीतिक के ने कश्मीर को अमानवीय बना दिया था। इस्लाम ने उन्हें फिर से इंसान बनाया। 6 मुस्लिम काल का पहला महान राजा शहाबुद्दीन था जो 1354 में गद्दी पर बैठा। घाटी में शांति बहाल के बाद राजा ने अपना ध्यान विदेशी विजय पर केंद्रित किया। इसके बाद बल्टिस्तान, लद्दाख, किश्तवाड़ और जम्मू पर विजय प्राप्त की। शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने सत्ता संभाली। उसके बाद सिकंदर ने गद्दी संभाली। 1420 में एक और महान राजा जैन उल अबिदीन, जिसे बुद्ध शाह के नाम से जाना जाता था, ने गद्दी संभाली। उसने 1470 तक शासन किया। भारत के सम्राट अकबर को कश्मीर के लोगों ने आमंत्रित किया था। उसने 1586 में कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। अब सोच लो, हम अब तक मुसलमानों के बारे में मतलब इनको गलत ही समझते थे। अब सोच लो, जब कश्मीर में मुसलमानों का शासन आया तो उनके जीवन के प्रति उनके पूरे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव किया। अब सोच लो सिर्फ, और उसमें महान लोग भी थे जैसे कि अकबर भी है, जैनुल जाना था। मुगलों ने 1752 ईस्वी तक घाटी पर शासन किया। सिख शासन, अब देख लो मुगलों के बाद सिख शासन। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक की कश्मीरी घाटी की यात्रा के साथ ही सिखों और कश्मीर के बीच संबंध शुरू हो गया। कब से? जब 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी ने कश्मीरी घाटी की यात्रा की। 17वीं शताब्दी के अंत तक कश्मीर घाटी में सिखों का वर्चस्व बढ़ गया। सदी में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों को एक सैन्य धर्म तंत्र में बदल दिया गया था। एक योद्धा के रूप में उन्होंने सिख समुदाय को इसके सैन्य गुण दिए और मुगलों के खिलाफ अपने गुरिल्ला अभियानों का आयोजन किया। चूँकि सिख मिसल या कुलों में विभाजित थे, इसलिए वे एकता के बिना रह गए।
चरण सिंह के मिसल से संबंधित रणजीत सिंह की नज़र कश्मीर पर थी। उन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान के शाह महमूद के साथ गठबंधन किया और कश्मीर के नियंत्रित करने की कोशिश की। सिख सेना 1814 में पीर पंजाल के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ी। 1819 में सिखों ने सुपयान में प्रवेश किया और जल्द ही उन्हें घाटी को नियंत्रित कर लिया। अब 15वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक आते आते सिखों का वहाँ पर घाटी पर कब्जा हो गया। कहाँ? 1814 पीर पंजाल 1814 में। ये वे कश्मीरी थे जिन्होंने पहले रणजीत सिंह की कश्मीर के दुरानी शासन से छुटकारा पाने के लिए इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आक्रमण किया था, लेकिन बाद में उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्हें रणजीत सिंह से कश्मीर में अपने राज्यपालों के आचरण के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। मोतीराम के शासन का वर्णन, जो रणजीत सिंह का गवर्नर था, विलियम मोरक्राफ्ट ने अपनी यात्रा में इस प्रकार किया है। हर जगह लोग सबसे दयनीय स्थिति में हैं। सिख सरकार द्वारा उन पर अत्यधिक कर लगाया जाता है और उनके अधिकारियों द्वारा हर तरह की जबरन वसूली और उत्पीड़न किया जाता है। सेवन मूर क्राफ्ट आगे कहते हैं, ये क्या, गांव आधे से ज़्यादा वीरान हो गए और जो थोड़े से लोग बचे हैं वे भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं। गरीब लोगों को अपनी मेहनतों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि कर वसूलने वालों का एक दल गांव में घुस आता है और किसानों का अनाज 9/10वां हिस्सा राज्य के तौर पर ले जाता है। किसके तौर पर? राजस्व के तौर पर ले जाता है। इस्लामाबाद अनंतपुर भिखारियों से भरा पड़ा है और देश के निवासी अर्धनग्न और दयनीय रूप से दुर्बल हैं। अब सोच लो, इस्लामाबाद भिखारियों से भरा है और देश के निवासी अर्धनग्न और दयनीय रूप से दुर्बल हैं। सिख कश्मीरियों को मवेशियों से कुछ कम नहीं समझते। सिख कश्मीरियों को मवेशियों से कुछ कम नहीं समझते। सिख द्वारा किसी मूल निवासी की हत्या करने पर सरकार 16 से 20 रुपए तक जुर्माना लगाती है। लो भैया, सिख द्वारा किसी मूल निवासी की हत्या करने पर सरकार 16 से 20 रुपए तक जुर्माना लगाती, जिसमें से 4 रुपए मृतक के परिवार को दिए जाते थे यदि वह हिंदू और 2 रुपए यदि वह मुस्लिम है। जिसमें से 4 रुपए मृतक के परिवार को दिया जाता था और यदि वह हिंदू है और 2 रुपए यदि वह मुस्लिम है। तो सिखों ने कश्मीर पर 27 वर्षों तक शासन किया, जो 1839 में समाप्त हुआ। अब सोच लो दोस्तों कि एक जान के बदले कितना, 16 से 20 रुपए तक जुर्माना, जिसमें से 4 रुपए मृतक के परिवार को दिए जाते थे यदि वह हिंदू है तब, अगर वह मुस्लिम है तो 2 रुपए दिए जाते थे। और उन्होंने 27 वर्षों तक शासन किया और 1839 में अमृतसर की संधि 1846 में सिखों के अंग्रेजों से हारने के बाद गुलाब सिंह एक डोगरा राजपूत एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने महाराजा
रणजीत सिंह की सेवा में जम्मू के राजा के रूप में प्रवेश किया था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच संबंध खराब हो गए। सिखों ने अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध लड़े, पहला दिसंबर 1845 और दूसरा फरवरी 1846 में, जिसके बाद सिखों की हार हुई। गुलाब सिंह किनारे पर रहे, अपने अधिपतियों की मदद करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। साथ ही साथ अंग्रेज़ों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखे। उनके समर्थन के बिना सिखों की हार अपरिहार्य थी। 9 सिखों और अंग्रेज़ों के बीच 9 मार्च 1846 की शांति संधि गुलाब सिंह के पक्ष में थी। 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देने के बदले सिखों को ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर और हजारा प्रांत सौंपने थे। 10 से 16 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों और गुलाब सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया गया। ओहो, गुलाब सिंह को सिखों से अपनी निष्ठा भी तोड़नी थी। गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बन गए। लद्दाख, बल्टिस्तान भी उनकी संपत्ति में शामिल थे। 16 मार्च। कई इतिहासकारों का मानना है कि हालांकि डोगरा कश्मीर के शासक थे, लेकिन आम कश्मीरी लोगों को लगता था कि डोगरा जम्मू को अपना घर और घाटी को विजित क्षेत्र मानते हैं। 11-10 अनुच्छेद वाले अमृतसर संधि के में लोगों को अधिकारों, हितों और भविष्य का उल्लेख नहीं था। डोगरा महाराजा को यह सौदा राज्य 2 कारणों से दिया गया था। पहला, उन्होंने विनाशकारी ब्रिटिश अफगान अभियान से व्यवस्थित वापसी करने में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। दूसरा, एंग्लो सिख युद्ध के समापन पर 1845 के युद्ध और लाहौर साम्राज्य की हार के बाद गुलाब सिंह ने संकेत दिया था कि वे पंजाब में ब्रिटिश हितों की रक्षा करेंगे। कश्मीर में संकट की शुरुआत कश्मीर को डोगराओं को सौंपने से हुई। वजीर लखपत के नेतृत्व में गुलाब सिंह ने घाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए कुछ सेनाएं भेजी। गवर्नर शेख इमामुद्दीन ने इसका विरोध किया और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। कश्मीरियों और डोगराओं के बीच लड़ाई हुई, जिसमें गुलाब सिंह की सेना हार गई और वजीर लखपत की हत्या कर दी गई। इस प्रकार 1846 में लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित सहित जम्मू और कश्मीर का वर्तमान राज्य स्थापित हुआ। प्रेम एन बजाज ने सही कहा है। प्रेम एन बजाज ने सही कहा है। डोगरा कश्मीर के पहले के शासकों में इस मायने में अलग थे कि वे खुद एक दूसरे शक्ति यानी ब्रिटिश के वाहक थे। उन्होंने राज्य में एक तरह का डोगरा साम्राज्यवाद स्थापित किया, जिसमें डोगरा को स्वामी का दर्जा दिया गया और सभी गैर डोगरा समुदायों और वर्गों को नीचा स्थान दिया गया। 13, वह कहते हैं, ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आने से घाटी पर पश्चिम विचारों और आधुनिक सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा, जिससे अंततः लोगों में स्वतंत्रता और आज़ादी के अपने जन्मसिद्ध अधिकार की मांग करने की जागृति पैदा हुई। इयान कोपलैंड ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की स्थिति
सारांश इन शब्दों में दिया। हालांकि दक्षिणी या जम्मू प्रांत की उनकी आबादी 53% थी और अधिक आबादी वाले उत्तरी या कश्मीर प्रांत में 93% से अधिक मुस्लिम एक ऐसा समुदाय था जिसके पास न तो धन था और न ही प्रभाव। नीति निर्माण के स्तर पर सत्ता राजवंशी शासक महाराजा हरि सिंह और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थे के बीच साझा की जाती थी, जिसमें 1931 में महाराजा के भाई भारत सरकार द्वारा उधार दिए गए 2 ब्रिटिश अधिकारी और एक सिख शामिल थे। नौकरशाही में हिंदुओं और सिखों के पास राजपत्रित नियुक्तों का 78% हिस्सा था, जबकि मुसलमानों के पास 22% था। स्थानीय सरकार के स्तर पर असमानता कम थी, लेकिन गैर मुस्लिम अभी भी हावी थे, खासकर जम्मू में। उदाहरण के लिए कोटली और राजौरी के तहसीलदार भिंबर नौशेरा, कोटली और राजौरी के निबे तहसीलदार, कोटली के में पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक और लगभग सभी मजिस्ट्रेट या तो सिख या हिंदू थे, जबकि मीरपुर तहसील में अनुमान 94% पटवारी कश्मीरी ब्राह्मण थे। 15 महाराजा हरि सिंह अंतिम डोगरा शासक 1925 में गद्दी पर बैठे। उनके शासन के दौरान भी कश्मीरियों ने काफ़ी अलगाव महसूस किया, जिससे कश्मीरियों को शिक्षित वर्ग द्वारा प्रोत्साहित कश्मीरियों के लिए के रूप में जाने जाना वाला आंदोलन शुरू हुआ। जल्दी ही समाज के विभिन्न वर्गों से महाराजा हरि सिंह की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठने लगे। अलीगढ़ में पढ़े लिखे कश्मीरी यह वह समय था जब घाटी में राजनीतिक अशांति शुरू हो रही थी। वे रीडिंग रूम पार्टी में शामिल हो गए और कश्मीर के शेर के नाम से मशहूर हो गए। बाद में अब्दुल्लाह ने 1932 में आल जम्मू ए कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। इस समय तक कश्मीर के लोग पहली बार उठ खड़े हुए और महाराजा हरि सिंह के अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताया। महाराजा के शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए और बुनियादी राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। महाराजा ने मुस्लिम विद्रोह को कुचलने के लिए प्रयास किए। 1930 के दशक के प्रारंभ में 2 बड़ी घटनाएं घटी, जिन्होंने पहले से ही चिंताजनक स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। पहली घटना ईद के मौके पर जम्मू हुई। 29 अप्रैल 1931 की नमाज ईद का खुतबा देते हुए इमाम ने मूसा और उनकी कौम पर मिस्र के फ़राहों द्वारा की गई क्रूरताओं का वर्णन किया और बताया कि कैसे मूसा ने अंततः बनी इसराइल को फ़राहों की गुलामी से आज़ाद कराया। 16 हिंदू पुलिस सब इंस्पेक्टर खेमचंद ने माना कि यह हिंदू महाराजा पर हमला था। 16 हिंदू पुलिस सब इंस्पेक्टर सब ने माना कि यह हिंदू महाराजा पर हमला था। दरअसल इमाम ने नियमित रूप से यह कहानी सुनाई और उन्हें इसके परिणामों के बारे में पता नहीं था। पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और धर्मोपदेश को रोकने की कोशिश की। मुसलमानों ने इस अपने धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप माना। एक और घटना तब हुई जब जम्मू में एक मुस्लिम कांस्टेबल अपनी बैरक में पवित्र कुरान का पाठ कर रहा था।
कहाँ? मुस्लिम कांस्टेबल अपनी पवित्र कुरान का पाठ कर रहा था। उसके हिंदू साथी लब्बू राम को यह पाठ खींचने लगा। उसने पवित्र कुरान पुस्तक छीन ली और गुस्से में उसे नीचे फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इसके परिणाम स्वरूप उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसने मुसलमानों के दिलों में पहले से जल रही नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया। 17 इसके अलावा रियासी में एक मस्जिद को गिरा दिया गया और दिगवार और कोटली में नमाज अदा करने पर दखल अंदाजी बढ़ गई। इसके कारण मुसलमानों ने मुखर होकर विरोध किया। अब क्या क्या हुआ? एक इमाम ने बयान मूसा और फिरौन के बारे में दिया, उस पर विवाद हुआ। एक ने कुरान छीन कर नीचे फेंक दिया, उस पर विवाद हुआ। और फिर अब मस्जिद गिरा दी गई। तो मुसलमानों ने मुखर होकर यानी खुलकर विरोध किया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी। इस योजना के अनुसार भारत उपमहाद्वीप को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होना था। इसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों अर्थात भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया। कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की स्थापना खुशी की बात थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे अपने लक्ष्य अर्थात क्रूर हिंदू डोगरा राज से मुक्ति के करीब पहुंच गए हैं। स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी स्वतंत्र राज्यों के शासकों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। कश्मीर के महाराज ने स्पष्ट रूप से तटस्थ रुख अपनाया और पाकिस्तान के साथ एक स्थिर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसरण में समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली रेलवे लाइन तथा राज्य में डाक, तार सेवाओं और सीमा शुल्क प्रबंधन पाकिस्तान सरकार के पास बना रहेगा। अब सोचो क्या हो रहा है कि जब विभाजन हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसके बाद एक मुआहदा किया गया, यानी कि एक समझौता किया गया कि रेलवे लाइन, राज्य में डाक, तार सेवाओं और सीमा शुल्क का प्रबंधन पाकिस्तान सरकार के पास बना रहेगा। मतलब कि ये सब इतनी यानी जो अपनी रेलवे लाइन है, डाक है, तार सेवाएं हैं, ये सब कौन संभालेगा? पाकिस्तान संभालेगा। कश्मीर की भारत में विलय मानने की कोशिश की गई। भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी फरीदकोट, कपूरथला, पटियाला के महाराजा और पंजाब हिल स्टेट के शासक, जिन्होंने पहले ही भारत में विलय का फैसला कर लिया था। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी, फरीद
कोट, कपूरथला, पटियाला के महाराज और पंजाब हिल स्टेट के शासक जिन्होंने पहले ही भारत में मतलब ज्वाइन होने का फैसला कर लिया था। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भी उन्हीं योजनाओं के साथ कश्मीर गए। उनके बाद गांधी जी आए। सभी प्रयास असफल रहे सिवाय एक प्रयास के, जब राज्य के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक, जो स्वतंत्र कश्मीर के पक्ष में थे, की जगह डोगरा जनक सिंह को नियुक्त किया गया। बाद में अक्टूबर मध्य तक प्रधानमंत्री जनक सिंह की जगह भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार मेहर चंद्र महाजन को नियुक्त किया गया, इस वादे के साथ कि उन्हें अपने विवेक पर सैन्य सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। महाराजा ने एक योजना के तहत मुस्लिम आबादी को हथियार बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी समय उन्होंने पूर्वी पंजाब से हिंदुओं और सिखों को कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। कश्मीर के लोगों ने महाराजा के मुसलमानों को बंदी बनाने के प्रयास का विरोध किया। एक गुरिल्ला आंदोलन शुरू किया गया जिसकी ताकत लगभग 70,000 पुंजियों से मिली, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की थी। महाराजा की सेना और सिखों तथा हिंदुओं के समूहों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अत्याचारों ने कश्मीर और पाकिस्तान के मुसलमानों की भावनाओं को भड़का दिया। महाराजा की सेना, सिखों तथा हिंदुओं के समूहों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अत्याचारों ने कश्मीर और पाकिस्तान के मुसलमानों की भावनाओं को भड़का दिया। इसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों से कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की ताकि मुसीबत में फंसे अपने सहधर्मियों की मदद की जा सके। घुसपैठ, पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की ताकि मुसीबत में फंसे अपने सहधर्मियों की मदद की जा सके। इस मुद्दे की उत्पत्ति कश्मीर के इतिहास का विश्लेषण करते समय तथा समस्या के मूल कारण का पता लगाते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है। यह विवाद अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के दो स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान और भारत में विभाजन के साथ शुरू हुआ। भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाए थे। उन्होंने शासकों को सलाह दी कि वे अपने राज्यों की भौगोलिक स्थिति और लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए विलय का फैसला करें। चूँकि सर्वोच्चता उत्तराधिकारी सरकारों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, बल्कि 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दी गई थी। इसलिए भारतीय राज्यों को सिद्धांत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और अगर अलग होने के विकल्प हैं। यदि राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता तो कोई राज्य इसका विकल्प चुन सकते थे, जिनमें कश्मीर भी शामिल था, क्योंकि कश्मीर के महाराजा स्वतंत्र होने के इच्छुक थे। जहाँ तक कश्मीरी लोगों का सवाल है,
उन्हें पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने में स्वाभाविक रुचि थी। सत्ता हस्तांतरण के समय मुस्लिम पूरी आबादी का लगभग 78% और घाटी में लगभग 93% थे। कश्मीर का पाकिस्तान के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव था। इसकी 900 मील से ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती थी। इसकी 900 मील से ज़्यादा पाकिस्तान। इसके अलावा कई अन्य कारक भी थे जो कश्मीर को पाकिस्तान से निकटता से जोड़ते थे। इससे स्पष्ट कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर के लोगों के हितों के विरुद्ध विलय स्वीकार किया। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने में लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के पास कश्मीर तक पहुंचने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता नहीं होता। सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग ने गुरदासपुर जिले को भारत का मुस्लिम बहुल जिला बना दिया। आयोग ने गुरदासपुर जिले को भारत का मुस्लिम बहुल जिला बना दिया। इस तरह कश्मीर से भारत को एक भूमार्ग मिल गया। यह कश्मीर और पाकिस्तान के मुसलमानों में नाराज़गी का एक और कारण बन गया। क्या हो गया? इस तरह कश्मीर से भारत को एक भूमार्ग मिल गया। यह पाकिस्तान कश्मीर और भारत में विलय पाकिस्तान को स्वीकार नहीं। महाराजा द्वारा कश्मीर का विलय ही वह मुख्य तर्क है जिस पर भारत सरकार कश्मीर पर अपना दावा करती है और कोई कारण नहीं। महाराजा के पत्र और लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तर को पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर के भारत में विलय के वैध आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया। भागते समय महाराजा की विलय की पेशकश करने की क्षमता, क्षेत्र पर नियंत्रण का उनका अधिकार और कश्मीर के भीतर की स्थितियों पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महाराजा ने कश्मीर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण खो दिया था। उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था। उनकी सेनाएं बिखर गई थीं और वे खुद कश्मीर छोड़ रहे थे। इन परिस्थितियों में महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय की पेशकश और भारत द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करना राज्य के भारत में विलय के लिए वैध कारण नहीं बनता। दृष्टि से कश्मीर पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। 14वीं शताब्दी से लेकर अब तक इस पर मुसलमानों का शासन रहा है। उसके बाद यह सिखों, अफगानों और फिर डोगराओं के अधीन आ गया। 1846 से पहले कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा था। उस साल अमृतसर की संधि के तहत कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया था। महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर पर निर्दयतापूर्ण शासन किया। कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों ने क्रूर शासक हरि सिंह के खिलाफ प्रतिविरोध किया, जैसा कि वे पहले भी करते आए। विभाजन के दौरान महाद्वीप पर राज्यों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया। कश्मीर के महाराजा विभाजन के तुरंत बाद कोई निर्णय नहीं ले पाए। कश्मीर के लोगों बहुसंख्यक होने का कारण पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे।
इस बीच घाटी में भारतीय सैनिकों और पाकिस्तान से कबायली लोगों के आने से स्थिति बिगड़ गई। महाराजा ने अंततः 27 अक्टूबर 1947 भारत के साथ विलय के विवादस्थ दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। चूँकि कश्मीर पर भारतीय दावे विलय के दस्तावेज पर आधारित है, इसलिए इस दस्तावेज की वैधता इस मुद्दे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 3 कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है। पहला, भारतीय तर्क कि महाराजा ने स्वेच्छा से भारत में विलय किया। दूसरा, विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का समय। ऊपर बताए गए 2 कारकों के आधार पर तीसरा कारक है, यानी क्या भारतीय सैनिक विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले पहुंच गए थे, जिससे वे अवैध हो गए। विलय के दस्तावेज की वैधता या अवैधता के सवाल के अलावा एक और तत्व जिसे पूरे इतिहास में नज़रअंदाज किया गया है, वह है कश्मीर के लोगों की इच्छा से कभी भी परामर्श नहीं किया गया, जैसा कि भारत ने खुद और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वादा किया था। कश्मीर को आज एक आम सहमति वाले समझौते की ज़रूरत है, जिसमें कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को केंद्र में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हो सका तो आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे का समाधान नज़र नहीं आता। मतलब क्या बताया गया है कि लोग इस दस्तावेज को मान रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़ रही थी, वहाँ पर कब्जा करने वाली थी, तो वहाँ के लोगों की इच्छा नहीं जान रहे हैं कि लोगों की इच्छा किस तरफ जाने की। वहाँ से लोगों को पूछा जाए। लास्ट में देखो बताया गया कि कश्मीर को आज आम सहमति वाले समझौते की ज़रूरत है, जिसमें कश्मीर लोगों की इच्छाओं को केंद्र में रखा जाए। आप अगर ऐसा नहीं हो सका तो आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे का समाधान नज़र नहीं आता, कभी भी समाधान नहीं निकलेगा। तो आज के लिए ही बस इतना है।